तो हम लोग इस कार्यशाला को शुरू करते हैं। अंग्रेजी, हिंदी एवं उर्दू विभाग तथा आर्ट्स एसोसिएशन रिजवी महाविद्यालय कला विज्ञान एवं वाणिज्य के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय आभासीय काव्य लेखन कार्यशाला में उपस्थित आप सभी विद्वज्जनों का, गुरुजनों का और प्रिय विद्यार्थी मित्रों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यशाला का आगाज राष्ट्रगीत से करेंगे, इसलिए मैं राष्ट्रगीत के शुरू करने के लिए भाई जावेद पठान सर को आमंत्रित करता हूं कि वह राष्ट्रगीत शुरू करें और उनके सम्मान में, राष्ट्रगीत के सम्मान में आप सभी लोग खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इसके बाद रिजवी महाविद्यालय का रिजवी तराना बजाइए सर। बरसात जहां पर इल्म की है, माहौल में जिसके नॉलेज है। बरसात जहां पर इल्म की है, माहौल में जिसके नॉलेज है। वो कॉलेज कोई और नहीं, वो कॉलेज रिजवी कॉलेज है। ये मौसम इल्म की बारिश का, सहराओं को गुलशन करता है। जलता है चराग यहाँ पर जो हर राह को रोशन करता है। एहसास लिए, जज्बात लिए, उन्वान लिए, इम्कान लिए, ख्वाबों को यहाँ सच करने का आते हैं सभी अरमान लिए। ये कॉलेज है वो सीढ़ी जो ऊंचाई तक ले जाती है। ये कॉलेज ऐसी कश्ती है जो साहिल तक पहुंचाती है। वो अज़्म यक़ीन के परचम को हर मैदान में लहराते हैं। कुछ बनने यहाँ जो आते हैं, कुछ बन के यहाँ से जाते हैं, कुछ बन के यहाँ से जाते हैं। बरसात जहाँ पर इल्म की है, माहौल में जिसके नॉलेज है। वो कॉलेज कोई और नहीं, वो कॉलेज रिजवी कॉलेज है। वो कॉलेज रिजवी कॉलेज है। अख्तर हसन इस कॉलेज की जान, अख्तर हसन इस कॉलेज के दिल है। रंग यहाँ पर जितने भी अख्तर हसन उनमें है शामिल।
बेहतर से बेहतर रूबीना अख्तर कहती है, सरगर्म हमेशा इसके लिए रूबीना अख्तर रहती है। रूबीना अख्तर के बाइस है तालिब इल्म आसानी में मसरूफ सदा वो रहती है, मुस्तक़बिल की निगरानी में हाफिज़ अख्तर साहिब अख्तर ने शमा जलाई इल्म की है, रहमत में उन्हें रखे मौला, जो राह दिखाई इल्म की है, जो राह दिखाई इल्म की है। बरसात जहाँ पर इल्म की है, माहौल में जिसके नॉलेज है, वो कॉलेज कोई और नहीं, वो कॉलेज रिज़वी कॉलेज है, वो कॉलेज रिज़वी कॉलेज है। अब तक न गया प्यासा कोई भी न प्यासा जाएगा, अब तक न गया प्यासा कोई भी न प्यासा जाएगा। ये दरिया बहता जाता है, ये दरिया बहता जाएगा, ये दरिया बहता जाता है, ये दरिया बहता जाएगा। धन्यवाद सर। इसके उपरांत आज का जो यह कार्यशाला है, काव्य लेखन की एक दिवसीय जो कार्यशाला है, इसका उद्देश्य, इसका प्रस्ताविक मैं थोड़ा सा कर दूं कि आखिर कविता होती क्या है, कविता जन्म कैसे लेती है, कविता का क्या उद्देश्य होता है, कविता क्या मूल्य होते हैं, इस पर विस्तार से हमारे आज के जो प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर मोहसिन खान तन्हा, वो सर जो है प्रकाश डालेंगे ही। लेकिन कविता जो है हमारे हृदय से निकलती है। हमको जब पीड़ा महसूस होती है, दुख या दर्द महसूस होता है, तब कविता फूट पड़ती है। इस संदर्भ में हिंदी के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने बड़ा प्यारा जो है उन्होंने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकर कर आंखों से चुपचाप कविता बही होगी अनजान। निश्चित रूप से वह वियोगी होगा या एक प्रकार से पीड़ा, दर्द, दुख इसका मारा होगा तो कविता नायास निकली होगी। एक्चुअली समाज के भीतर जब कवि रहता है, तब समाज के भीतर की तमाम तरह की चीजें, समाज किस प्रकार से विघटित हो रहा है, समाज किस प्रकार से प्रतिपल बदल रहा है, समाज में किस प्रकार की समस्याएं उद्भवित हो रही हैं, समाज किस ओर जा रहा है, तो एक सच्चा कवि होने के नाते, कवि कर्म होने के नाते या सरहदी होने के नाते समाज के भीतर की जो ये परेशानियां हैं, ये जो दुख दर्द है, इसको वह अपने कविता में, अपने साहित्य में चिन्हित करता है। उसके कवि मन को लगने वाली ठेस उस कविता में दृष्टिगोचर होती है। व्यवस्था से प्रतिफल वह संघर्ष करता रहता है और कविता निर्मित हो जाती है। हम लोग देखते हैं आदिकालीन साहित्य से लेकर आधुनिक काल और उत्तर आधुनिक काल तक, हालांकि वर्तमान परिस्थितियों तक, जो हम लोग कोरोना के संक्रमण में हम लोग जी रहे हैं, लॉकडाउन में हम लोग हैं, घरों में कैद हम लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कवि मन जो है इन तमाम स्थितियों को अपनी खुली आंखों से देखता है और बड़ी डंके की चोट पर उस व्यवस्था के खिलाफ कमर कस लेता है, अपनी बात बड़ी डंके की चोट पर रख देता है। तो समाज को जागृत करने का काम बहुत पहले से आदिकालीन कवियों से होता आया है। भक्ति काल में आते आते जैसे आदिकालीन कवियों ने वीर रसता को प्रधानता दी, भक्ति काल में आते आते भक्ति रस को प्रधानता मिली, रीतिकाल में आकर वही श्रृंगारिकता में बदल गया, और जब आधुनिक काल आया तब रीतिकाल में जो कवि सत्ता के केंद्र में था या दरबार में था, वह दरबार से निकलकर अचानक समाज के केंद्र में आ गया और समाज के केंद्र में आकर बड़ी डंके की चोट पर समाज से रूबरू हुआ और समाज के भीतर की तमाम परेशानियों को, दुख दर्द को अपनी कविता के माध्यम से उजागर करने लगा।
लोगों को चेताने लगा, लोगों को समझाने लगा, लोगों को जागृत करने लगा कि तुम्हारी जो यह समस्याएं हैं, तुम जो यह सब कुछ सहन कर रहे हो, यह सब क्या है। ऐसा कहा जाता है कि यह मत सोचो कि शीशा टूटा या फूटा, यह सोचो कि पत्थर कहाँ से आया। तो वह पत्थर कहाँ से आने वाली जो बात है, वह कवि के कविताओं से बाहर निकल कर सामने आ जाती है। जब जब अंतर अकुलाता है, भावों की धार बहाता है, मैं निछंदों से सींच सींच स्वप्नों की फसल उगाता हूँ। हाँ, मैं कविता लिखता जाता हूँ। निश्चित रूप से अपने अंतर से वह चीज आनी चाहिए। सरहृदयी व्यक्ति जब किसी घटना को देखता है, किसी द्रव्य को देखता है, तो उसका मन द्रवित होता है, उसका मन दुखी होता है। वह वह जो है अपने आपे से बाहर नहीं होता, लेकिन एक प्रकार से पूरा मन उसका पूरा झकझोर देता है। वो अपने आप को, व्यवस्था को सुधारने के लिए वह कलम उठाता है। ऐसा कहा गया है ना कि खींचो न तीर कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। तो कलम की ताकत को कवि बखूबी जानता है, और वह कवि अपने कविताओं के माध्यम से समाज को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। अब यह आज का जो हमारी आज की जो कार्यशाला है, ये काव्य लेखन को लेकर है। कविता लिखते समय क्या क्या चीजों को देखना चाहिए, किस प्रकार से कविताएं लिखनी चाहिए, भावों को पकड़ना चाहिए, छंदों को पकड़ना चाहिए, अलंकारों को पकड़ना चाहिए, या फिर जो यथार्थ है यथार्थ है उस यथार्थ को या उसके भावों को उस कविता में आना चाहिए। कहीं कहीं क्या होता है, भाव, रस, छंद, इनको पकड़ते पकड़ते कवि कर्म जो होता है असल, वह पीछे छूट जाता है। तो असल में कविता किस लिए लेखन करना है, कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है, और कविता लिखने की शुरुआत कैसे करनी है। क्योंकि बहुत सारे हमारे महाविद्यालय के जो छात्र हैं वह नवलेखक की भूमिका में है, अभी 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 लिख रहे हैं, तो उन लोगों को स्टार्टअप करने के लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि कैसे कविता लेखन की शुरुआत करें, कि कैसे साहित्य लेखन की शुरुआत करें, क्या कैसे उसमें आगे बढ़े। हम लोग थोड़ा सा हम लोग शुरू करते हैं तो फिर वह आगे बढ़ने की प्रक्रिया आती है। तो इन सब चीजों के ऊपर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे आज के हमारे प्रमुख वक्ता, जो कवि भी हैं, जो नाटककार भी हैं, जो कहानीकार भी हैं, डॉक्टर मोहसिन खान तन्हा सर। लेकिन उनको आमंत्रित करने से पूर्व मैं इनका संक्षिप्त परिचय दिलाने के लिए हमारे ही महाविद्यालय के छात्र दीपक राणा को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और डॉक्टर मोहसिन खान तन्हा सर का संक्षिप्त परिचय दें। दीपक राणा। धन्यवाद सर। आभासीय कार्यशाला में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज के जो प्रमुख वक्ता हैं कैप्टन डॉक्टर मोहसिन खान तन्हा, इनका परिचय देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। वैसे तो ये परिचय के मोहताज नहीं है, इनका परिचय देना मानो सूर्य को दिया दिखाना है। फिर भी मैं इनका संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करता हूं। इनका जन्म जून की 1 तारीख 1975 को प्रांत मध्य प्रदेश, जिला रतलाम, जावरा में हुआ। शैक्षणिक की बात करें तो इन्होंने पीएचडी, एमफिल, स्नातकोत्तर हिंदी में और स्नातक नेट 2000, एमपी स्लेट 2000 अनुवाद प्रमाण पत्र मुंबई विश्वविद्यालय से दिया। ये कई भाषाओं के ज्ञानी भी हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, मालवी। इनमें इनको दक्षता प्राप्त है। इनके 100 से अधिक शोध पत्र एवं आलेख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। 40 से अधिक शोध पत्र एवं आलेख यूजीसी के केयर सूची में सम्मिलित पत्रिकाओं में प्रकाशित है। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिभाग तथा आलेख शोधना पत्र वाचक। रचनात्मक की बात करें तो इन्होंने उपन्यास लिखा है,
गजल संग्रह है इनके पास, काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है। प्रकाशित आलोचनात्मक की बात करें तो इन्होंने अनेक आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी है, जिसमें प्रगतिवाद समीक्षक, दिनकर का कुरुक्षेत्र और मानवतावाद इत्यादि हैं। पत्रिका संपादन सहयोगी में अक्षर वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय रिफर्ड जर्नल उज्जैन महाराष्ट्र आभार, जनकृति, अंतर्राष्ट्रीय रिफर्ड जर्नल बिहार संपादक मंडल सदस्य रहे हैं। और पुस्तक का संपादक प्राचीन और मध्यकालीन काव्य, कथा संचयन, गद्य के विविध ये हिंदी साहित्य सम्मेलन, राजभाषा संघर्ष समिति और भारतीय हिंदी परिषद, मालवी नागरी लिपि अनुसंधान केंद्र के सदस्य रह चुके हैं। बोस बोर्ड ऑफ स्टडी हिंदी अध्यापन के भी सदस्य मुंबई विद्यापीठ में रह चुके हैं। राष्ट्रीय नागरिक लिपि संगोष्ठी में सहायक संयोजक हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में भी सहायक संयोजक रह चुके हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी 5 मार्च 2018 JSM कॉलेज अलीबाग रायगढ़ हिंदी विभाग के IQAC के तत्वावधान में आयोजित, सहायक संयोजक में रह चुके हैं। विषय था भूमंडलीयकरण, भारतीय भाषा साहित्य व संस्कृति। बस दीपक काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी है, वो परिचय लंबा हो जाएगा। जी हाँ सर, बस 1 मिनट की और समय दें। अभी वर्तमान में जहाँ कार्यरत हैं और पुरस्कार एवं सम्मान जो इनको मिले हैं वो बताना चाहूँगा कि नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित शोध वर्ग के अंतर्गत में शोध निबंध पर अखिल भारतीय पर द्वितीय पुरस्कार इन्हें से सम्मानित किया गया है और अनेक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किए गए हैं। वर्तमान में JSM महाविद्यालय मुंबई विद्यापीठ में है, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं शोध निर्देशक हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। वैसे तो काफी इनका परिचय जो है काफी विस्तृत है, लेकिन संक्षिप्त में और भी अधिक संक्षिप्त में तुमने इसको जो है सबके सामने प्रस्तुत किया। आज के जो हमारे प्रमुख वक्ता हैं कैप्टन डॉक्टर मोहसिन खान तन्हा सर, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। शाहिर लुधियानवी कहते हैं कि माना मैं चलने वाला हूँ, संग तेरे दौड़ नहीं सकता, अपने जज्बाती गीतों को सिक्कों से तोल नहीं सकता, मैं भी न रहा, ये गीत फिजाओं में घूम कर रह जाएंगे, ये तान तुम्हारे कानों से जिस दिन भी टकरा जाएंगे, मुझको ठुकराया था तूने, उस गलती पर पछताएगी, वह सुबह कभी तो आएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। निश्चित रूप से तमाम परेशानियां जहां ढल जाएगी, दुख दर्द जहां पीछे छूट जाएंगे, और चाहे वह कबीर हो, चाहे बाबा नागार्जुन जी हो, जो अंतिम पंक्ति के उस व्यक्ति के सुख की बात करता है कि अंतिम पंक्ति में भी कोई व्यक्ति है तो वहां तक वह साधन सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उनके हक की बात करता है, वही जनवादी, वही जन चेतनावादी कवि रहता है। और वर्तमान समय में भी लिखने वाले हमारे आज के प्रमुख वक्ता, इनके बीच और आप लोगों के बीच मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और अपनी बात रखे। डॉक्टर मोहसिन खान तन्हा सर, सादर आमंत्रित। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले इस विषय के लिए मैं आभार मानता हूं कि कविता जैसे बारीक विषय के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई, और जिस तरह से कविता के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे हम देखें और कैसे उनकी सूक्ष्मताओं को सीखें, या कैसे उन मोटी चीजों को हम एब्जॉर्व करें जो कविता हमारे भीतर उतरे, और हम कविताओं को वापिस अभिव्यक्त करें।
मैं रिजवी महाविद्यालय के मैनेजमेंट का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दी। मैं प्राचार्य महोदया डॉक्टर अंजुम आरा मैडम का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत पोलाइट होकर विनम्रता पूर्वक ये अनुमति प्रदान की। और हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शेख अंसार को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के बीच में से मुझ जैसे नाचीज का चयन किया और आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होने का मुझे सुअवसर दिया। मैं रिजवी महाविद्यालय के उन तमाम आर्ट फैकल्टी के, साइंस फैकल्टीज के सभी प्राध्यापकों, सहयोगियों का बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वे यहाँ जुड़े हुए हैं और मेरी कुछ बात सुनेंगे। मैं विद्यार्थियों का भी बहुत पहले से ही शुक्रिया अदा करता हूं कि वे यहाँ पर जुड़े तो हुए हैं, लेकिन जितने समय जुड़े हुए हैं बात को बगौर सुने। बगौर इसलिए सुने कि क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण बात है और कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि देखिए, आप ही के बीच में से हो सकता है जो फिल्म संसार है, उस फिल्म संसार का कोई गीतकार निकलेगा। हो सकता है मुंबई से आप में से ही कोई अच्छा लेखक और कोई आप में से अच्छा कवि निकले। संभावनाएं अनंत है। किसी के चेहरे पर, किसी के माथे पर, किसी के सामने ये नहीं लिखा है कि ये फलाना व्यक्ति चलकर ये व्यवसाय करेगा, ये नौकरी करेगा या इस प्रकार का व्यक्ति बनेगा। कब कौन सी बात क्लिक कर जाए और कब कौन किस दिशा में मुड़ जाए ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि यहाँ पर कहीं कोई बात से कहीं कुछ क्लिक हो जाए और आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। हो सकता है आप इस जो कविता का क्षेत्र है उस कविता के क्षेत्र में उतर जाएं या साहित्य के क्षेत्र में उतर जाएं, या आप उस तरफ मुड़कर अपने जीवन को एक अलग दिशा में मोड़ लें। तो परिवर्तन के देखिए, ये जो आयु होती है, स्टूडेंट की जो आयु होती है, ये बड़े परिवर्तन की आयु होती है और इस परिवर्तन की आयु में हमें बहुत सारी चीजों को सुनना, समझना चाहिए और उसको एब्जॉर्व करना सीखना चाहिए। तो एब्जॉर्व करने की जो आपकी उम्र है, उस उम्र में आपको चीजें आपके महाविद्यालय के द्वारा दी जा रही हैं। पहले तो ऐसी सुविधाएं नहीं थी। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब आ गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप अलग जगह हैं, अलग जगह रहकर भी आप कार्यक्रमों से लगातार जुड़ सकते हैं और अपनी बात को सामने रख सकते हैं या कही हुई बात को सोचते समझ सकते हैं। तो आज जो कार्यशाला है उसका मुख्य विषय है काव्य लेखन। काव्य लेखन कैसे किया जाए, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, या काव्य लेखन करने में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीजों से हमें बचना चाहिए। ऐसी परंपरा पुराने समय से हमारे साहित्य में देखने को मिलती है, जिनमें साहित्य में ये बहुत सारे लक्षण बताए हैं, जिनमें कविता के दोषों की भी बात ही है, कविता के गुणों की भी बात है, कविता की शक्ति की बात है, कविता के उद्देश्य की भी बात है, कविता के प्रयोजन की भी बात है, कविता के हेतु की भी बात है। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हमें पुराने साहित्य में देखने को मिलती है। अर्थात विश्व में भारतीय परंपरा का एक ऐसा मात्र साहित्य है जो विश्व में सबसे प्राचीन है, जिसमें कविता के बारे में बहुत बात की गई है। उन प्राचीन नियमों को उठाकर पढ़िए। भरत के नाट्य शास्त्र से हमें चीजें पता पड़ती हैं। मम्मट है, भरत है, राजशेखर है। ऐसे पुराने समय में काफी लोगों ने काव्य शास्त्र के विषय में खूब लिखा है और उन काव्य शास्त्र को संस्कृत में लिखा गया। बाद में उनके अनुवाद ब्रज भाषा में हुए, फिर बाद में उनके अनुवाद हिंदी में हुए, जिन्हें आप टीवाई वाले जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ रहे होंगे। और इंग्लिश लिटरेचर में भी आप देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत सारे विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली,
या उनके बाद के जितने भी साहित्यकार हैं, वो साहित्यकार आए और उन्होंने किस प्रकार से प्लेटो और अरस्तु की चीजों को बदल दिया। किस प्रकार से प्लेटो और अरस्तु ने जो नियम दिए थे, कविता ऐसी लिखी जाए, कविता ये होती है, कविता की अनुकृति है, कविता एक ऐसी चीज है जिसकी हम नकल करते हैं, ऐसे बहुत सारे यूं कह सकते हैं यूनान में भी और भारत में भी बहुत बड़ा चिंतन हमारे सामने फैला हुआ है और एक बड़ी मोटी मुख्य धारा है। उस मुख्य धारा को समझना, उसकी बारीकियों को समझना एक विशेष क्लास के द्वारा या विशेष कोर्स के द्वारा हम करते हैं। टीवाई हो या एमए हो, हम उनमें इन सब चीजें, इन पेपरों को पढ़ते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो पुरानी चीजें हैं ये निरंतर बदलती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम पुरानी चीजों को एडॉप्ट करके उस परंपरा में ही हम लिखे चले जा रहे हैं या उस परंपरा की कविता को हम आगे जोड़ रहे, नहीं। कविताओं में बहुत बदलाव आया है, कविता में बहुत ही संभावनाएं हैं, कविताओं में बहुत गुंजाइश है, जो यूं कह सकते हैं कि नई से नई चीजें सामने लाकर रख सकती है। एक पुरानी परंपरा से विलग होने की कविता हमेशा कोशिश करती है और लोगों ने इसमें बहुत सहयोग दिया है। बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जिन्होंने अपने समय पर कविता के रुख को ही बदल दिया है। कविता जो कभी कहीं और उलझी हुई थी, वहां से जो उलझी हुई कविता थी, उस कविता को निकाल कर उन्होंने खुले आकाश में उड़ा दिया है। और खुले आकाश में जब कविता गई तो सबको नजर आई कि कविता होती क्या है, कैसे होती है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी बुनावट कैसी है, उसके अंदर धागे, उसके अंदर रेशे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, हम किस प्रकार से उन कविताओं को लिख सकते हैं या उन कविताओं की अभिव्यक्ति हम किस प्रकार से अपने मन में लाकर पुनर्अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जिसे हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिए और कभी कभी बारीकियां भी कविता के लिए काम नहीं करती हैं। कविता के बारे में बोलना और उसकी प्रक्रिया के बारे में बोलना एक यूं कह सकते हैं कि एक चुनौती भरा काम है। ऐसा आसान काम नहीं है। हम किसी निश्चित परिभाषा में नहीं बांध सकते कविता को, कविता ये होती है। हम कविता का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं तय कर सकते हैं कि कविता का निश्चित उद्देश्य यही है। हम कविता के शिल्प पक्ष पर यह नहीं बोल सकते हैं कि हाँ यही शिल्प सबसे श्रेष्ठ है। हर जगह बदलाव है। मेरी दृष्टि में सारे बदलाव, जितने भी बदलाव कविता के क्षेत्र में आते हैं, वो सब कविता है। हम कभी भी कविता को बांधने की जब कोशिश करेंगे तो समझ लीजिए जिस दिन कविता को बांधने की कोशिश की उस दिन हम कविता का गला घोटना शुरू कर देंगे। इसलिए पहली बात आपके सामने स्पष्ट होती है कि कविता एक खुली हुई चीज है। चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज को कि कविता क्या है। कविता एक खुली हुई चीज है। उसे किसी दायरे में, किसी शैली में, किसी विषय में, किन्हीं शब्दों में बांधना बेईमानी है। यदि हमने कविता को बहुत ज्यादा शब्दों में बांधने की कोशिश की कि नहीं कविता को हम उर्दूमय बना दें, कविता को हम हिंदीमय बना दें, कविता को हम इस प्रकार से बना दें, चाहे शब्द हो, चाहे शिल्प हो, चाहे उसके भाव हो, चाहे संवेदनाएं हो, चाहे अभिव्यक्ति के कई पक्ष हो, चाहे उसके कई रूप हो, यदि हमने कविता का प्रमाणीकरण करना शुरू कर दिया, यदि हमने कविता को बांधना शुरू कर दिया, अर्थात हमने कहीं ना कहीं कविता की धीरे 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 छोटी छोटी हत्याएं करना शुरू कर दी। मेरी दृष्टि में कविता बहुत खुलेपन का नाम है, बहती हुई नदी का नाम है। और ऐसी बहती हुई नदी जो चंचल है, जो उछलती है, बहती है, गिरती है, जिसका प्रवाह तेज है, जिसकी धारा वेगवान है, जिसमें सब कुछ बह जाता है, सब कुछ बंध जाता है, सब कुछ ठहर जाता है, फिर बहने लगता है। कविता इसका नाम है। कविता को हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक कुएं का जल है। कविता को हम तालाब का जल नहीं कह सकते कि कविता एक तालाब के जल के समान निर्मल है। हम कह सकते हैं कि कविता एक वेगवान नदी के समान है, जिसे पता नहीं कहीं जाकर मिल जाना है। किस दिशा में जा रही है, जिस दिशा में जाती है उस दिशा
को वो अपने अनुसार बदल लेती है। कविता की ये ताकत होती है। कविताएं समय समय पर बदली हैं, लेकिन कविताओं ने समय को भी बदल दिया है। केवल कविता बदल जाना कविता नहीं होती है। जब कविता की धारा से समाज टकराता है, जब कविता की धारा से मनुष्य टकराता है, जब कविता की धारा से संवेदनाएं टकराती हैं, और जब कविता की धारा से पुराना जो खाका होता है, पुराना जो ढर्रा होता है, वो पुराना ढर्रा जब टकराता है और पुराना ढर्रे में जब परिवर्तन आता है, तो कविता का अपना नया योगदान शुरू होता है। इसीलिए तो हर समय में कविताएं बदली हैं। आप देखते होंगे आदिकालीन कविताएं सांप्रदायिक कविताएं होती थी, संप्रदाय विशेष के लिए लिखी जाती थी, ईश्वर के लिए लिखी गई। मध्यकाल में आए तो ईश्वर की आराधना के लिए कविता लिखी गई। कविता ने वहां से अपना हाथ छुड़ाया और चली गई वो नारी के देह तक। वहां से कविता निकल कर आती है जब राष्ट्र में नए आंदोलन शुरू होते हैं, तो वहां पर कविता खड़ी हुई दिखाई देती है। वहां से कविता निकलती है तो प्रगतिवाद का, छायावाद का रुख पकड़ती है, और फिर उसके बाद तो कविताएं कई दिशाओं में बढ़ जाती है, और कविताओं के कई सरोकार जुड़ जाते हैं, कई सरोकारों से जुड़ जाती है कविताएं। कविताएं अर्थ की दिशा में चली जाती हैं, कविता इतिहास की दिशा में चली जाती है, कविता मिथा पुराख्यानों की दिशाओं में जाती हैं, कविताएं वर्तमान समस्याओं से जूझती हैं, कविताएं यथार्थ को लेकर आती हैं, कविताएं आंतरिक संवेदनाओं को लेकर आती हैं, मन की पीड़ाओं को लेकर आती हैं, और कविता समाज को बदलने के लिए एक भरपूर कोशिश लेकर आती है। एक ऐसे हथियार के रूप में कविता जन्म लेती है, जहां से कविता समाज को बदलने की कोशिश करती है, व्यक्ति को बदलने की कोशिश करती है। जितनी भी जो व्यक्ति के लिए पीड़ाओं के जितने भी जंगल उगा दिए गए हैं, उन पीड़ाओं के जहरीले जंगल को हथियार बनकर काटने की कोशिश करती है। कविताओं में इतना कुछ होता है। कविताएं केवल शब्दों को कागज पर उकेर देना कविता नहीं होती है। कविताओं के पीछे छुपे हुए अर्थ होते हैं, उन अर्थों को जानना पड़ता है। और कविताएं, मैं कहता हूं, कविताएं कभी सरल होती हैं तो कविताएं कभी जटिल भी होती हैं। और जब कविताएं जटिल हो तो कविताओं की जटिलता को जटिल मानकर नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके रेफरेंसेस, आपके संदर्भ कविताओं को नहीं पकड़ रहे, अर्थात आप में संदर्भों की कमी है। कविताएं जब बहुत जटिल हो जाती हैं और वो कई संदर्भों को अपने भीतर समेट लेती हैं, और जब संदर्भों को समेट लेती हैं तो कविताओं का एक आकार, एक बुनावट अलग प्रकार की हो जाती है। हमें वो कविताएं कम समझ में आती हैं। तो कम जब समझ में आती हैं तो आपको कविताओं में जिज्ञासा उत्पन्न करना होगी, और कविताओं में जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो आप रेफरेंसेस पकड़ पाएंगे कि कवि इस कविता में क्या कह रहा है। अर्थात आपको यह भी नोट करना चाहिए कि कविताएं संदर्भों को लेकर चलती है। कौन से संदर्भ? वैश्विक संदर्भों को लेकर चलती है। केवल कविता भारत में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बात नहीं करती है, या कविता भारत की वस्तु स्थिति को उठाकर आपके सामने प्रस्तुत नहीं करती, या हमारी मनोदशा, हमारे सरोकार, या केवल हमारी ही बाउंड्री या हमारे ही पूरे एक परिवेश की बात नहीं करती है। कविता तो चहु और विकास की बात करती है, इसलिए वो भारतीय सीमाओं में नहीं होती है, वो भारतीय सीमाओं से निकलकर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जाती है। और जब अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कविता जाती है तो हमें अंतरराष्ट्रीय संदर्भ, अंतरराष्ट्रीय संदर्भों को और उनके रेफरेंसेस को, उन घटनाओं को, उन हलचलों को, उन आंदोलनों को और उन संकेतों को पकड़ना पड़ता है। जब कविताओं में वो मांग उठने लगती है, कविताओं में जब संदर्भ आते हैं, कविताओं में जब संकेत आते हैं, कविताओं में जब कोई समस्या आती है, तो केवल भारतीय समस्या या किसी देश की समस्या नहीं आती है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आती है। इसलिए कविताओं का एक पक्ष ये भी है कि कविताएं संकेतों को, समस्याओं को, घटनाओं को, सबको उठाकर अपने भीतर उतारती है, और उतारने के बाद वो शब्दों में बाहर लाती है। तो कविता केवल शब्द नहीं होते, कविताओं में समस्याएं हैं, कविताओं में संकेत हैं, कविताओं में संदर्भ हैं, और कविताओं में विश्व को परिवर्तन करने की क्षमता होती है। तो अगली बात हम ये भी मान सकते हैं कि कविताओं में
वैश्विक परिवर्तन की अनुगूंज सुनाई देगी आपको। जब तक कविताओं में अर्थ नहीं होंगे, परिवर्तन की मांग नहीं होगी, तब तक कविता करना बेमानी है। परिवर्तन की मांग कविता पैदा करती है, और जब कविता केवल शब्दों या मनोरंजन या दिल बहलाने का या अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त कर देने का साधन बन जाती है, तब हम कविता उसके उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाती है, या कविताओं के सरोकार हमसे जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए किसी भी लेखक को जब अपनी शुरुआत में जीवन में उतरना होता है, कविता उसको अच्छी लगती है, उसका मन करता है कि मुझे कविता लिखनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले कविताओं को पढ़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट कविताओं को जब पढ़ेगा, तो कविताओं के आकार को, प्रकार को, उसके अर्थ को, उनके शब्दों को, उनके सरोकार को, उनकी संवेदनाओं को, उसके शिल्प को, सबको एक साथ पकड़ के चलता है। और जब हम कविता पढ़ते हैं तो पढ़ने की प्रक्रिया में हम केवल पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने की प्रक्रिया में कविता रचने की जो बात होती है या कविता को सीखने की जो बात है, वो ऑटोमेटिक हमारे भीतर डेवलप होती जाती है। यानी जब हम कविता पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कविता लिखने की प्रक्रिया को भी हम समझने लगते हैं। एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड हमें कविता लिखने के सारे, जो कह सकते हैं, जो एस्पेक्ट हैं, सारे जो आयाम हैं, उन आयामों को टच करता हुआ दिखाई देगा। तो कविता जब हम पढ़ेंगे तो हम लिखना भी सीखेंगे। अर्थात जब तक हम कविताओं का पाठ नहीं करेंगे, कविताओं को थोड़ा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम कविताओं के रचने की प्रक्रिया से बहुत दूर होंगे। जब हम कविताओं को रचने बैठेंगे तो हमें समझ में आएगा हम कितने कमजोर हैं। इसलिए एक बात और नोट करना चाहिए, यदि आप कविता लिखने में इंटरेस्टेड हैं, आपको कोई गीत लिखना है, आपको कोई गजल लिखना है, तो आपको उस अपने पूर्व के लिखे हुए लोगों की जो रचनाकार हैं, उन रचनाकारों की रचनाओं को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यदि हम उन रचनाकारों को पढ़ेंगे तो उनकी जो परंपरा है, जो उन्होंने परंपरा पहले से ली है, उस परंपरा को वो सीखते हुए आए हैं, और उस परंपरा को में उन्होंने अपना नया कुछ जोड़ा है। जब उन्होंने नया कुछ जोड़ा है, जब भी तो उनका नाम हुआ है। उस नए को समझते हुए, पुरानी परंपरा को समझते हुए आप नया क्या कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा। केवल दोहराव भी कविता नहीं होती। बादल पर, बारिश पर, गरीबी पर, अमीरी पर, राजनीति पर, कोरोना पर, अन्य जितनी भी स्थितियां हैं जो देश समाज की हैं, बेरोजगारी हो, चाहे तमाम प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर केवल लिख देना कविता नहीं है। उन समस्याओं को समझते हुए उनके हलों को भी ढूंढना कविता है। उनमें हल भी ढूंढना होंगे, उनमें संकेत भी छोड़ना होंगे, उनमें भविष्य का मार्ग भी तय करने की क्षमता होनी चाहिए, वो फिर कविता होती है। केवल हम समस्या को उठाकर अपनी कविता में डालकर और फिर हम छोड़ दें, ये कविता नहीं। हमें उस तरफ भी इशारा देना होगा कि भाई समाज में ये समस्या है, राष्ट्र में ये समस्या है, इस समस्या को हम कैसे दूर करें, इस समस्या के संकेत को हम कैसे सकारात्मक रूप में शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि कैसे वो कविता लोगों के जहन तक उतर जाए, और लोगों के जब जहन तक उतरे तो कैसे उनके भीतर वो चोट करे, और जब वो चोट करे तो लोग उस समस्या के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएं, और जब सोचने पे मजबूर हो जाएं तो उसके हल तक जाएं, उस समस्या को समाप्त करने के लिए उसके प्रयास तक जाएं। तो कविता केवल यूं कह सकते हैं कि हल को, केवल अर्थों को खोजकर अपने मन की बात को प्रस्तुत कर देना नहीं होती है। कविता बहुत कुछ संकेतों को समेटकर आपकी झोली में डाल देती है। अब आपकी झोली कितनी बड़ी है,
ये आपको सोचना समझना चाहिए। झोली अर्थात यूं कह सकते हैं कि आपकी समझ कविता के लिए कितनी डेवलप हो पाई, ये बहुत जरूरी है। कविता के लिए समझ बहुत डेवलप करना जरूरी है। दूसरी बात, अगर कोई कविता लिखना चाहता है, अगर कोई कविता में इंटरेस्ट रखता है, चाहे कविता का कोई सा भी रूप हो, छंद मुक्त कविता हो, छंदोबद्ध कविता हो, कोई गीत हो, नवगीत हो, चाहे कोई गजल हो, ये सारी जो कविताओं के रूप हैं, इनमें अगर कोई उतरना चाहता है तो उसे बहुत हद तक देश, समाज, उसका नॉलेज, उसकी समस्याओं की जो कह सकते हैं कि कुछ बातें, बहुत कुछ बातें और एक बेचैनी मन में पैदा करनी होगी। जब तक लेखक समाज की समस्याओं से जुड़ेगा नहीं, उसकी जो समाज की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर केंद्रित नहीं होगा, और समाज के जो यथार्थ है उस यथार्थ की पकड़ उसे नहीं होगी, और जब तक वो बेचैन नहीं होगा तब तक वो कविता नहीं रच सकता है। क्योंकि कविता के पीछे एक चिंतन है और उस चिंतन में एक बेचैनी है, और वो बेचैनी ही व्यक्ति को मथती है। उसके जो भीतर जो प्रश्न है, जो व्याकुलता है, वो व्याकुलता उसे आंदोलित करती है भीतर से। वो बेचैन हो उठता है भीतर से, उसकी नींद गायब हो जाती है, वो उस बारे में सोचता है। तो चित्रकार क्या करता है? उस तरह का चित्र बनाता है। कवि क्या करता है? कवि उस बेचैनी को मिटाने के लिए फिर कविता रचता है। तो कविता रचने के लिए केवल कविता के लिए बेचैन हो जाना या उस बेचैनी को निकालकर हम शब्दों के अंदर रख दें, वो भी एक बेईमानी है। कविता के लिए सच्चे मन से बेचैन होना बहुत जरूरी है। जब तक भीतरी व्याकुलता, भीतरी छटपटाहट आपको बेचैन नहीं करते और जब आपका मन क्लिक नहीं करे, जब तक मन क्लिक नहीं करे तब तक आप कविता नहीं लिखना चाहिए। जब हमें भीतर से लगे कि हाँ अब कागज कलम उठाना चाहिए, अब हमें मोबाइल में अपनी कविता टाइप करना चाहिए, तभी करना चाहिए। और ये भी नहीं करना चाहिए कि हम बाद में टाइप कर लेंगे, अब तो हमारे दिमाग में कविता आ गई। और ये भी नहीं करना चाहिए कि हाँ मेरे मन में तो कविता आ गई, मैं समझ गया, बाद में देखेंगे। नहीं, जब हम उस एरिया से, उस समय से, उस विशेष समय में जब हम कविता में डूबे हुए होते हैं, जब हमारा माइंड या हमारा दिल उस बात में डूबा हुआ होता है, उस डूबे हुए बात के समय ही हमें लिखना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमने आधी कविता अभी लिख ली और आधी कविता बाद में लिख ली। ये कभी कविता सफल नहीं होगी, कभी कविता अच्छी नहीं बनेगी, कभी कविता में दम नहीं होगा, कविता में शक्तियां नहीं होंगी, कविता में संवेदनाएं नहीं होंगी, भावनाएं नहीं होंगी, वो केवल मात्र शब्द होंगे। तो कविता जब हमें भीतर से बेचैन कर दे और जब हमें क्लिक हो जाए कि हाँ अब बात निकलना चाहिए बाहर, तब कविता होती है। एक और आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, 1 मिनट में आया। बहुत सही सर समझा रहे हैं कि कविता समय के साथ बदलती है, तो कभी कभी कविता खुद समय को बदलती है। और जब कविता हमारे मन में उत्पन्न होती है या जन्म लेने लगती है, उसी समय और संदर्भ में वो कविता प्रकट होनी चाहिए। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी सोचते हैं कि नहीं अभी तो हमारे दिमाग में आ चुकी है, अब कविता को हम कुछ देर बाद, सर जुड़ चुके हैं, सर कंटिन्यू कीजिए। हाँ, कविता केवल हमारे, यूं कह सकते हैं कि एक और बात मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं आपको, कविता नींद में भी आती है। केवल कविता हम जग रहे हो तब नहीं आती है, कविता नींद में भी आती है। जब हम नींद में रहते हैं, यानी कि उसे हम बोलते हैं तंद्रा की अवस्था, तंद्रा बोलते हैं, हिंदी में तंद्रा बोलते हैं, उर्दू में हुनूदगी बोलते हैं। जब हम ना जागे हुए होते हैं ना सोए हुए होते हैं, जब हम हुनूदगी में होते हैं, अर्थात हिंदी में तंद्रा की अवस्था में होते हैं, निंद्रा की अवस्था में नहीं,
निंद्रा और तंद्रा में बहुत अंतर है। जब हम गुणुद्गी में या हम तंद्रा की अवस्था में होते हैं, तब हमारा मन यदि कविता की तरफ खिंच जाता है और हमारे भीतर कविता उतरने लगती है। देखिए, कविता उतरती है। कविता जानबूझ करके लिखी हुई चीज नहीं होती है कि आज हमें कपड़े धोना है, कपड़े गंदे हो गए तो कपड़े रगड़ के रीन साबुन से धो के सुखाएंगे और कल कॉलेज जाएंगे पहन के बढ़िया टकाटक। ऐसा नहीं है कविता। कविता कपड़े धोने की प्रक्रिया नहीं है। कविता भीतर उतरती है जब हम बहुत, हमारा अनकॉन्शियस माइंड जब बहुत बेचैन हो जाता है, जब हम उस गहराई में सोचने लगते हैं, जब हम उस गहराई में उतरने लगते हैं, तब हम बेचैन होकर जब हम अपन बिस्तर पे जाते हैं, बिस्तर पे जाने के बाद चीजें हमें यूं कह सकते हैं वापिस याद आने लगती हैं। हम याद करते नहीं जानबूझ करके, वो चीजें ऑटोमेटिक हमारे जो तंद्रा है उसमें आने लगती है और उस तंद्रा में जब शब्द बनकर कविता उतरने लगती है, वही कविता बहुत जोरदार होती है। ऐसा मेरे साथ होता है। मैं रात को मैं सो जाता हूं, मुझे पता नहीं होता है, मैं सो जाता हूं और दिन में हो सकता है या 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या कुछ महीने पहले या कुछ सालों पहले या कोई बात कोई दिमाग में रह गई, कोई बेचैनी करने वाली बात मेरे भीतर रह गई, या बहुत पुरानी नहीं है, बहुत नई है या बीच की है। जब अनकॉन्शियस माइंड उसको लेकर आता है और जब लेकर आता है और वो जब शब्दों में ढलना शुरू होती है, तो वो जो तंद्रा की अवस्था होती है, उस तंद्रा की अवस्था से मैं जाग जाता हूं। जब तक वो तंद्रा की अवस्था में होती है और मैं तंद्रा की अवस्था में उसको जब तक एब्जॉर्व नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं नहीं लिखता हूं। मैं उसी अवस्था में रहता हूं, उसी गुणुद्गी में रहता हूं जब कविता मेरे भीतर उतरती है। और जब कविता मेरे भीतर उतरती है तो मैं उसे भीतर ही भीतर ठीक करता चला जाता हूं। जब कविता भीतर भीतर ठीक होती चली जाती है, तब मेरी नींद खुलती है और तब मैं रात को 2 बजे भी उठकर कविता लिखता हूँ, रात को 3 बजे भी उठकर कविता लिखता हूँ। कभी कभी जब लिखता हूँ तो 1.5 घंटे तक उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज ठीक नहीं हुई। और कविता कभी तो कविता या कभी तो गजल 5 मिनट में या 3 मिनट में ही पूरी हो जाती है और वो इतनी जोरदार तरीके से पूरी होती है कि मुझे भी सुबह उठकर विश्वास नहीं होता है कि ये मेरे द्वारा लिखी हुई है। अंग्रेजी के एक मैं नाम भूल रहा हूँ, अंग्रेजी प्राध्यापक जुड़े होंगे, शेली है, किड्स है, वर्ड्सवर्थ है, कौन है, शायद शेली होंगे या किड्स होंगे मैंने, या कॉलरीज होंगे, मुझे पता नहीं, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो उनके भीतर भी कविता रात को उतरी और उन्होंने बहुत लंबी कविता लिखी है अंग्रेजी में और वो बहुत कविता मशहूर हुई है। वो वही तंद्रा की अवस्था है जब रचनाकार तंद्रा की अवस्था में उतरता है और जब गुणुद्गी में कोई शब्द उसके भीतर बेचैन होकर बाहर निकलते हैं, वो बहुत मार्मिक, बहुत संवेदनशील, बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी बात कह जाते हैं। तो कविता केवल ये नहीं होती है कि हमें आज सोमवार है 29 तारीख है, सोमवार की 29 तारीख को हमें कविता लिखना है। नहीं, कविता आप गाड़ी चला रहे हो तब भी लिखी जा सकती है, वहां पर आपको भीतर उतर जाएगी। ठीक है, फिर गांव वाले बोलेंगे इसको एचआईवी हो गया, गांव से बाहर निकालो, या कुछ बीमारी है, कुछ वो मत। कविता, गजल या अन्य कविता इसका डायलॉग है ये, हाँ हो गई गलती, मैं मानता हूं। आप बाजार में हैं तो भी कविता आपके भीतर उतरेगी, आप तंद्रा में हैं तो भी कविता आपके भीतर उतरेगी। कविता भीतर उतरने के लिए व्यक्ति का सोचना, समझना, चीजों के सरोकारों को मानव जो है उस मानव की संवेदना से जोड़ना बहुत जरूरी होता है। ये केवल कविता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये साहित्य की भी बात कर रहा हूं। कहानी भी ऐसी ही रची जाती है कहानी में भी यही सब चीजें होती हैं कि ये कहानी इस प्रकार से डेवलप हो जाती है मन में कि हम बाद में जाकर कहानी बाहर निकालो, फिर डॉक्टर आएंगे बोलेंगे नहीं ऐसा। दीपक आपका माइक बार बार चालू हो जाता है। तो कविता केवल हम कहें कि शब्दों का खेल है, ये कविता नहीं हो सकती। अब एक और बात, कविता मिथक और पुरख्यान लेकर भी हम बात करेंगे कि कविता इतिहास है, मिथक है, पुरख्यान है, उनको कैसे ढालना चाहिए। कविता जो होती है वो कविता केवल यथार्थ की बात नहीं करती है,
कविता पुरानी चीजों को उठाकर नए रूपों में भी प्रदर्शित करती है। चाहे वो मिथक हो, मिथक से मतलब या पुराख्यान हो। मिथक और पुराख्यान दोनों बहुत डिफरेंस वाली चीजें हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं मिथक क्या है, माइथोलॉजी क्या है और पुराख्यान क्या है। ये दोनों बहुत डिफरेंस की चीजें हैं। तो कविता जो होती है वो मिथकों के द्वारा भी रची जाती है या पुराख्यान के द्वारा भी रची जाती है। आप बहुत अच्छी कविताओं के संग्रह देख सकते हैं, बहुत अच्छे खंडकाव्य देख सकते हैं, बहुत अच्छे महाकाव्य देख सकते हैं जिनमें कवियों ने महाभारत की, रामायण की या हरिवंश पुराण की या कोई सी अन्य पुराणों की कविता जो कहानियां हैं या ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक कहानियों को उठाकर कविता में ढालकर फिर उन्होंने एक नए काव्यों का संकलन किया या नया खंड काव्य लिखा या नया महाकाव्य लिखा, चाहे कामायनी हो, चाहे अंधा युग हो, चाहे अन्य प्रकार के जितने भी खंड काव्य हैं वो हो। अर्थात कविता क्या करती है? कविता इतिहास की, मिथक की, पुराख्यानों की चीजों को, उनके विषयों को, उनकी घटनाओं को उठाकर वर्तमान में रखती है और वर्तमान की बात को समेटकर वो भविष्य का मार्ग तय करती है। फिर से महाभारत ना हो, फिर से युद्ध ना हो, फिर से प्रथम विश्व युद्ध या फिर से द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसलिए धर्मवीर भारती अंधा युग लिखते हैं। धर्मवीर भारती अंधा युग नाटक, काव्य नाटक क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि वो अंधा युग में महाभारत की कथा को उठाते हैं, उस महाभारत की कथा को वो द्वितीय विश्व युद्ध से जोड़ते हैं, और जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात को लेकर वो जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जोड़ते हैं, इस प्रकार से वर्तमान संदर्भ उस कथा में लिपट जाते हैं कि वो आने वाले भविष्य की बात कर जाते हैं कि आने वाले भविष्य में यदि इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ पर कुछ गिरा तो आने वाली नस्लें नष्ट हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। अर्थात वो प्राचीन कथा को उठाते हैं, प्राचीन पात्रों को उठाते हैं, उसे वर्तमान संदर्भों से जोड़ते हैं और वर्तमान संदर्भों से जोड़कर भविष्य में जो मानव के लिए क्षति वाली दुर्घटनाएं हैं वो मानव के लिए क्षति वाली दुर्घटनाएं ना हो। इसलिए कविता की ये ताकत है कि वो इतिहास को, मिथक को, पुराख्यानों को उठाती है, वर्तमान को जोड़ती है और भविष्य का मार्ग तय करती है। तो हमें केवल रामायण की स्टोरी नहीं दोहराना है, केवल महाभारत की स्टोरी नहीं दोहराना है, हमें केवल उनके पात्रों को लेकर कविता नहीं रचना है, बल्कि उन पात्रों का आधार ग्रहण करके हमें वर्तमान समय के संदर्भों को समेटकर भविष्य की, एक सुनहरे भविष्य की, मानवीय भविष्य की बात करना है। क्योंकि कविता मानवीय सरोकारों से जुड़ी हुई है, कविता कोई मैकेनिज्म नहीं है, कविता कोई ट्रेन नहीं है, कविता कोई पंखा नहीं है कि आपने बटन दबा दिया, आपको हवा आ रही है, आपको मजा आ गया। कविता ऐसी चीज नहीं है। कविता मानवीय सरोकारों की अभिव्यक्ति है। मानवीय जो समाज है, मानवीय जो विश्व है, उस मानवीय विश्व को बेहतर कैसे बनाया जाए, उस मानवीय विश्व को किस प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में संवेदनशील बनाते हुए हमें एक ऐसे दुनिया समाज की रचना करना है जहां पर अन्याय नहीं हो, जहां पर हिंसा नहीं हो, जहां पर बेईमानी नहीं हो, जहां पर बुरी बात नहीं हो, जहां पर मानवीय संवेदनाएं हो, जहां मानव का विकास हो। कविता उन पक्षों को अपने भीतर लेकर चलती है और उन पक्षों को रेखांकित करती है, उन पक्षों के मार्गों को आपको सुझाती है और सभी मनुष्य को उस तरफ ले जाती है। जैसे एक इंजीनियर जब पुल बनाता है तो वो पुल से होकर हम उस तरफ चले जाते हैं। कविता भी ऐसे ही पुल का निर्माण करती है जहां पर हम मानवीय रूप में और उदार और मूल्यवान और अधिक इंसानियत के पक्ष में खड़े होने वाले, संवेदनाओं को लेकर चलने वाले, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले और कैसे मनुष्य को और अधिक ऊंचा ले जाए, मनुष्यता को और कैसे ऊंचा कर दे,
वैसे पुल का निर्माण करती है कविता। कविता ही नहीं करती है बल्कि साहित्य के सारे रूप, सारी विधाएं इसी प्रकार की विधाएं हैं जिसमें हमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये कविता हम कब रच सकते हैं? कविता हम तब रच सकते हैं जब हम भीतरी तौर पर हम समाज की समस्याओं में प्रवेश कर जाएं, हम समाज के सरोकारों को समझें, उसके मूल्य को समझें, हम मानवीय आवश्यकताओं को समझें, हम मानवता को बचाने के लिए किए गए उपक्रमों को समझें। और उस दिशा में जब हम डूब जाएंगे तो जितने डूबोगे इतनी ही कविता के क्षेत्र में आप उभरते चले जाएंगे। अब केवल कविता के क्षेत्र में हम सोचें कि मेरा नाम, मैं डॉक्टर मोहसिन खान, मेरा नाम कविता के क्षेत्र में हो जाए, मैं बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाऊं और मेरा नाम हो जाए और बाकी लोग मेरे से छोटे हो जाएं और सबसे बड़ा कवि में हो जाऊं, ये बेईमानी है, ये बहुत बड़ी बेईमानी है। जब हम स्वार्थ के लिए कविताएं लिखने लगते हैं और जब हम ये सोचने लगे मैं सबसे बड़ा कवि बन जाऊं, समझिए आप उस दिन से कविता नहीं लिख रहे। कविता लिखकर भूल जाने की आदत व्यक्ति में होना चाहिए। यह भी कविता रचने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। हमें कविता लिखना है, हमने लिखी, हमें उस पर कोई ऐसा अभिमान, कोई गर्व या कोई बहुत ज्यादा हमने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया कि हमने लोगों को बहुत बड़ा जीवन दान दे दिया, नहीं। आपने रचना लिखी, आप उससे संतुष्ट हो गए, आपकी संतुष्टि भीतरी संतुष्टि है और लोगों ने, 2-4 लोगों ने, 8-10 लोगों ने, 20-25 लोगों ने पसंद कर ली, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सोचने लगे मैं तो बहुत बड़ा कवि बन जाऊंगा और मेरे को तो ये इनाम मिल जाए, मैं तो ये प्राप्त कर लूं, मेरा नाम हो जाए, मैं वाहवाही बटोर लूं, संभव नहीं है। आप कविता के साथ उस समय बेईमानी कर रहे होते हैं। कविता वो चीज नहीं है। कविता एक अलग ही चीज है, एक अलग ही नशा है, एक अलग ही बेचैनी है। और उस बेचैनी को जब हम कागज पर उतार देते हैं, मोबाइल में उतार देते हैं, जब हम फेसबुक पर डाल देते हैं, जब हम उसके साथ जीने लगते हैं, वो होती है कविता। कविता केवल लिखकर कागज पर छोड़कर निकल जाने वाली बात नहीं है। कविता भीतर जीवन प्रदान करती है, हमें भीतरी रूप से मजबूत बनाती है। जब हम भीतरी रूप से मजबूत बनने लग जाएं और लगने लग जाए हमें कि हाँ अब हमने कविता लिखी है, यही कविता रचने की सबसे बढ़िया प्रक्रिया है। जब हमारा भीतरी मन संतुष्ट हो जाए, जब हमें लगने लगे कि कविता में सुधार की जरूरत है, सुधार करना चाहिए। कविता में बार बार शब्दों को बदलने की भी प्रक्रिया आती है। जब हम कविता लिखते हैं तो हमारे समझ में केवल एक शब्द आता है, हम उस एक शब्द को कविता में उतार देते हैं, लेकिन कविता को रीराइट करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, कविता की समझाइश को अपने भीतर उतारना चाहिए। अर्थात एक कवि को आलोचक की दृष्टि अपनाकर कविता का मूल्यांकन करना चाहिए, खुद की कविता का मूल्यांकन करना चाहिए कि ये कविता मैंने लिखी है तो इसमें किन किन चीजों का बदलाव की जरूरत है, कहां कहां बदलाव आ सकते हैं, कहां कॉमा आना चाहिए, कहां स्वल्प विराम आना चाहिए, कहां अल्प विराम आना चाहिए, कहां बात ठहर जाना चाहिए, कहां से बात उठ जाना चाहिए, कहां से बात की मार होना चाहिए, और इस शब्द की जगह इस शब्द को रखेंगे तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा कविता में। ये एक कवि के अंदर आलोचनात्मक दृष्टि का होना जरूरी है। यदि कवि अपनी आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित नहीं करेगा तो एक बेहतर कविता नहीं लिख पाएगा, एक बेहतर कवि नहीं हो पाएगा, एक अच्छी रचना समाज को नहीं दे पाएगा। इसलिए कविता को बार बार मांझना भी चाहिए और कभी कभी कविता को बार बार भी नहीं मांझना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त लग जाए आपको कि आज कविता बहुत जोरदार हो गई है तो समझिए हो गई है, फिर उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अंतर्मन, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है कि हाँ ये कविता बहुत जोरदार हो गई है, इसको अब हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं। तो वास्तव में वो कविता हाथ लगाने लायक फिर नहीं बचती है। बहुत सारे लोग कविता मेरे पास भेजते हैं, सजेशन भी मुझसे लेते हैं। मैं कहता हूं मत लो सजेशन मांग के मत लो। जब कोई सजेशन देने लगे तो उसको लो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि खुद ने कविता लिखी और दूसरों को दिखाने जाओ,
इसे उर्दू में बोलते हैं इस्लाह कराना, है ना। उर्दू के उस्ताद शायर रहते हैं, वो शायर जब मान लो नया नवोदित कोई शायर होता है, नया कोई शायर होता है, अपने उस्ताद को बताता है, उस्ताद मैंने कविता कैसी लिखी। कभी कभी उस्ताद भी कविता का कबाड़ा कर देते हैं, गजल का कबाड़ा कर देते हैं, उस्ताद भी बेईमानी कर जाते हैं। कविता लिखने के लिए खुद को ही उस्ताद बनाना चाहिए। और कभी किसी ने कविता लिखी या गजल लिखी और कभी कोई सजेशन दे दे, मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए दीपक राणा है या पठान नेहा है या अन्य कोई जो स्टूडेंट है, वो कविता लिख रहा है। अब कविता लिख के तुम मुझे दिखाने आए या शेख सर को दिखाने आए, सर देखो कविता कैसी लिखी और इसमें ये सही लिखी या गलत लिखी है, इसमें क्या बदलाव करें, यही गलती कर जाते हैं। यही आप गलत हो गए। क्यों? इसलिए गलत हो गए क्योंकि अंसार शेख या मैं डॉक्टर मोहसिन खान आपकी रचना प्रक्रिया को मैं नहीं समझ रहा हूं। आपने जो आपके जो थॉट है, जो आपकी संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को मैं थोड़ी समझ रहा हूं। आपके साथ क्या घटना घटी वो मैं थोड़ी समझ रहा हूं। आपकी बेचैनी को मैंने अपने अंदर थोड़ी ना उतारा, तो मैं आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा हूं। जब आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा हूं तो मैं आपकी कविता नहीं ठीक कर रहा हूं, मैं आपके शब्द ठीक कर रहा हूं। कविता तो ठीक करना बहुत मुश्किल बात है, कविता को ठीक करना आसान बात नहीं है। या कोई दूसरे व्यक्ति से कविता ठीक करा लें, या हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो गई तो हम पंचर वाले के पास जाके जुड़वा लें, कविता वो नहीं होती पंचर जुड़वाने जैसी। या कार खराब हो गई तो गैरेज पे चले गए सुधरवा लिया, या सब्जी में नमक कम है तो नमक डाल लिया और खाना खा लिया, वो कविता नहीं होती। वो सुधार की गुंजाइश कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका भी एक कारण है, क्योंकि सामने वाला आपकी कविता में उतरा ही नहीं। जो आपका भावबोध है, जो आपकी संवेदना है, जो आपका स्टाइल है, जो आपकी बेचैनी है, जो आपके अंदर चल रहा है, वो सामने वाला नहीं समझता है। इसलिए उस्ताद शायर भी अपने नए शागिर्दों की कविताओं को, गजलों को बिगाड़ देते हैं। और एक कवि को कभी बहुत ज्यादा इस्लाह या कविताएं ठीक कराने के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसको खुद को मेहनत करना होगी कि दूसरों की बेहतर और बेहतरीन कविताएं पढ़कर उस समझ को डेवलप करना होगा। जब समझ डेवलप हो जाती है तो ऑटोमेटिक भीतर क्लिक होता है कि हाँ ये कविता बहुत जोरदार है, और हमारा अनकॉन्शियस माइंड बोलता है हाँ यार ये कविता तो हमें ऐसे इस तरह से हमें भी लिखना चाहिए, ये विषय तो हमें भी उठाना चाहिए, और विषय और कविता ऐसे लिखना चाहिए। उस नकल में भी व्यक्ति को नहीं उतरना चाहिए कि जावेद अख्तर ने ऐसा लिख दिया, या कह सकते हैं गुलजार ने ऐसा लिख दिया, या समीर ने ऐसा लिख दिया, या फिल्मों में कुमार के गीत इस प्रकार के हैं, या अन्य जो फिल्मी जो लिख रहे हैं, बेहतरीन जो गाने लिख रहे हैं, वैसा हम भी लिख दें। ये भी एक नकल इंसान को पीछे छोड़ देती है, वो भी कविता को कविता के अंदर उतरने नहीं देती है। नकल भी नहीं करना चाहिए। आपको कविता को रिफॉर्म करना आना चाहिए। कविता रिफॉर्म होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, कविता रिफॉर्म होती है। आप प्राचीन समय की कविताओं को उठा लीजिए, मध्यकालीन कविताएं उठा लीजिए, रीतिकाल की कविता उठा लीजिए, आधुनिक काल की कविता उठा लीजिए, आज की कविता उठा लीजिए। कई रिफॉर्मों से होकर कविता आई है, कई आंदोलनों से कविता होकर आई है। कविताओं में जो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं की तलाश कवियों ने करी है, और उसकी दिशाओं को मोड़ा है, उसके फॉर्म को मोड़ा है, उसके रिफॉर्म करा है उसको। अभी आप एक नई कवित्री अच्छी कवित्री है, अच्छे नाम है उसका, शुभम श्री की कविताएं पढ़ो। शुभम श्री की कविताएं आप नेट पे सर्च करना, शुभम, मैं उसकी कविताओं को बहुत पसंद करता हूँ, अच्छी कविताएं लगती है मुझे। शुभम श्री की कविताएं पढ़ो, एकदम नए फॉर्म में कविताएं हैं। कविताएं ऐसी भी हो सकती हैं, आप सोचो अरे ये कविता भी बन सकती है, और क्या जोरदार कविता है। आप नेट पे सर्च कीजिए शुभम श्री की कविताएं, हिंदी में डालना, अंग्रेजी में मत डालना, यानी कि ये रोमन अक्षर का इस्तेमाल मत करना, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करके नेट पर डालना गूगल में शुभम श्री की कविताएं, उदय प्रकाश की कविताएं, राजेश जोशी की कविताएं, मंगलेश डबराल की कविताएं,
सबकी कविताएं जोरदार हैं। लेकिन एक प्रश्न और मेरा यहां पर है सभी बच्चों से, जितने जुड़े हुए हैं ना आप लोग, ये आप क्लास में भी पढ़ रहे हैं, मंगलेश डबराल भी पढ़ रहे हैं, राजेश जोशी पढ़ रहे हैं, इसको भी पढ़ रहे हैं, उसको भी पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सबकी कविताएं जोरदार है या कवि जोरदार है तो हमेशा ही जोरदार कविता लिखेगा। गलत बात। हमेशा कवि जोरदार कविता नहीं लिखेगा। मुझे भी मेरी कविताएं बहुत सी ना पसंद है, मैं पसंद नहीं करता। अब पता नहीं, मेरे को मेरे मन से उतर गई, मुझे लगता है दम नहीं थी यार, इस बात में दम नहीं था, जाने तो छोड़ो, बकवास है, दम नहीं। जरूरी नहीं कि राजेश जोशी हर कविता बेहतरीन लिखेंगे, जरूरी नहीं उदय प्रकाश बेहतरीन कविता लिखेंगे, शुभम श्री बेहतरीन कविता लिखेगी, मंगलेश डबराल बेहतरीन कविता लिखेंगे, या अन्य जो कवि हैं, जो आज के कवि हैं, वो बेहतरीन कविता लिखेंगे और हर कविता उनकी जोरदार होगी और बढ़िया कविता लिख दी, वाह वाह वाह, खराब कविता को वाह वाह वाह, और हर शायर की कविता को, हर शायर की गजल को वाह वाह वाह। झूठी बात, गलत बात। अगर कविता खराब लगे, बुरी लगे तो मुंह पे बोलो। खुद अपने आप का जब हम कविता लिखें तो अपने आप से भी नाराज होना सीखो कि मैंने ये घटिया कविता, खराब कविता क्यों लिखी, मुझे ऐसी कविता नहीं लिखना है, ये मेरे मन में क्यों आई, जबरदस्ती की कविता क्यों है। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कविताएं हमेशा एक कवि बेहतर कविताएं लिखता चला जाए संभव नहीं है, और बहुत ज्यादा लिखना भी बेईमानी है। कुछ लोग जो रोज लिखते हैं, छोटी छोटी बात पे लिखते हैं, जरा सी चीज पर लिखते हैं, मैं कह रहा हूं वो शब्द है, कविता नहीं। कविता हो ही नहीं सकती। कविता में तो एक जान होती है, वो जान तो उसमें है ही नहीं कविता में। अभी मेरे मोबाइल पर एक कविता आई थी, मेरे मोबाइल पर लिखते हैं वो, कभी कभी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। आई थी कविता, मैंने देखी, उसको पढ़ी, लेकिन मुझे प्रभावित नहीं करी। मुझे क्यों नहीं प्रभावित करी? क्योंकि उन्होंने उसमें शब्दों का जाल ही बुना था और कुछ ज्यादा नहीं बुन पाए। और रोज कविता लिख रहे हैं और एक दिन में 5, 7, 10 भी कविता लिख रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। एक दिन में 5, 7, 10 कविता लिख दी, 5 कहानी लिख दी, 2 कहानी लिख दी, ऐसा नहीं होता है। वो तो कभी कभी ही कविता लिखी जाती है, जब मन बेचैन हो जाता है, कागज पे उतर जाए, मोबाइल में लिख दी, तभी होती है। भाई मूड होता है तो लिखते, नहीं तो नहीं लिखते। कविता के साथ मूड का भी एक पक्ष जुड़ा हुआ है कि मूड होता है तो कविता लिखते हैं। मैं अपने बारे में, अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं। मैं कभी कभी 3-3 महीने, 4-4 महीने कोई बात नहीं लिखता, कभी भी नहीं लिखता। मूड ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, मन में ही नहीं आ रही बात, जबरदस्ती में आज कविता लिखूं और मैं लिख के अपने संग्रह को बढ़ाऊं। गलत, बिल्कुल गलत बात है। कविता तो मूड पर केंद्रित होती है। मूड कब बनता है? जब हम भीतर से, मैं फिर कह रहा हूं, हम भीतर से बेचैन हो जाते हैं, कोई चीज हमें सताने लगती है, कोई चीज हमारे आराम में खलल पैदा करती है,